नमस्कार दोस्तों, इन्फोवर्टिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज़ का ये फर्स्ट पार्ट है। इस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि हम 10 पार्ट्स लेके आएँ जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकें। तो ये क्वेश्चंस आपके सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको एक काम करना है। वो काम क्या है? वो काम ये है कि आप पेन और पेपर लेके बैठिए, वीडियो को पॉज करिए और उठिए, जाइए, पेन और पेपर लीजिए, फिर आके इस वीडियो को प्ले करिए। ठीक है, पेन और पेपर लीजिए और इसको जैसे ही वो क्वेश्चन आए उसको तुरंत का तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। ठीक है, और आपके टेस्ट भी सॉल्व हो जाएगा तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं और वीडियो के PDF टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया था? फर्स्ट 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट है संविधान चौथा संशोधन अधिनियम 1955, 7वां संशोधन अधिनियम 1956, 8वां संशोधन अधिनियम 1959, 11वां संशोधन अधिनियम 1961। तो राइट आंसर है संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956। वर्ष 1949 में जब भारत के संविधान को अपनाया गया था तब भारतीय संघीय ढांचे में शामिल थे क्या क्या चीज़ें शामिल थी? फर्स्ट है, राज्यों में ब्रिटिश भारत के 9 तत्कालीन गवर्नर प्रांत शामिल थे। ठीक है, राज्यों में विधायिकाओं के साथ 9 पूर्ववर्ती रियासतें शामिल थीं। राज्यों में तत्कालीन मुख्य आयुक्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत प्रांत और कुछ पूर्ववर्ती रियासतें भी शामिल थीं। राज्य के केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल थे। ठीक है, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद जो भाग 3 मतलब पॉइंट 3 एंड 4 राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश की एक श्रेणी में मिला दिया गया। संघ शासित प्रदेश की अवधारणा को संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, जो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस अधिनियम द्वारा केंद्र प्रशासित प्रदेशों की अवधारणा को भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया था, तो 1956। ठीक है, देशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संघ शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नरों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन प्रशासकों को एक रूप में नियुक्त किया जाता है, राइट। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं: दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली तथा दमन एंड दीप, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। ठीक है, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? 2, GST मुआवजे का भुगतान केंद्र द्वारा राज्यों को प्रत्येक 2 माह में मुआवजा उपकर से किया जाता है। सेकंड है, जिन करदाताओं ने GST संरक्षा योजना का विकल्प चुना है वे GST मुआवजा उपकर लगाने और इसे केंद्र सरकार को जमा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सिर्फ हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के लागू होने के बाद 1 जुलाई 2017 से GST लागू हो गया था। ठीक है, GST के साथ बड़ी संख्या में केंद्रीय और राज्य के अप्रत्यक्ष करों का एक ही कर में विलय हो गया। क्षतिपूर्ति उपकर राज्यों का वर्ष 2022 में समाप्त होने वाले 5 वर्षों के लिए 14% की वृद्धि आधार वर्ष 2015-16 की नीचे किसी भी राजस्व कमी के लिए क्षतिपूर्ति की गारंटी दी जाती है। ठीक है, GST क्षतिपूर्ति का भुगतान केंद्र द्वारा राज्यों को हर 2 महीने में मुआवजा उपकर से किया जाता है। अतः
जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है, जो हमसे पूछा गया था कि जीएसटी मुआवजे का भुगतान केंद्र द्वारा राज्यों को प्रत्येक 2 माह में मुआवजा उपकर से किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। क्षतिपूर्ति उपकर जीएसटी अधिनियम 2017 द्वारा निर्दिष्ट किया गया था। सभी करदाता जो विशिष्ट अधिसूचित वस्तुओं का निर्यात करते हैं और जिन्होंने जीएसटी संरचना योजना का विकल्प चुना है, केंद्र सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जमा करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। और सेकंड उसमें क्या पूछा गया था स्टेटमेंट कि उत्तरदायी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति उपकर कोष, जीएसटी अधिनियम में कहा गया है कि एकत्र किए गए उपकर और जीएसटी परिपद द्वारा अनुशासित राशि को फंड में जमा किया जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ही आंसर आ गया इसका। अमृत मिशन, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। पहला है, यह जल शक्ति मंत्रालय का मिशन है। इसका एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ एक नल हो। तो कौन सा कथन सही है? केवल 2, सिर्फ सेकंड जो कथन है स्टेटमेंट है वो सही है। जो अमृत मिशन था ये कब लॉन्च हुआ था? 2015 में। ठीक है, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इजराइल संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत एशिया में इजराइल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। ठीक है। सेकंड है, कोविड-19 प्रतिक्रिया पर भारतीय अधिकारियों के साथ काम करने के लिए इजराइल द्वारा ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस का संचालन किया गया था। थर्ड है, भारतीय सशस्त्र बलों ने इजराइल से फाल्कन को अपनी हथियार प्रणाली में शामिल किया है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें तीनों ही सही हैं, हमारे तीनों ही कथन सही हैं। इजराइल की कंपनी में भारत में ऊर्जा, नवीकरण ऊर्जा, दूरसंचार, रियल एस्टेट, जल प्रौद्योगिकियों में निवेश किया गया है और भारत में अनुसंधान एवं विकास केंद्र या उत्पादन इकाइयां स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ठीक है। इजराइल लगभग 2 दशकों से भारत के शीर्ष 4 हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। हर वर्ष लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य बिक्री होती है। भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले कुछ वर्षों में इजरायली हथियार प्रणालियों की एक विशिष्ट श्रृंखला को शामिल किया है। इसमें फाल्कन AWACS हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली तथा हैरान सर्चन द्वितीय तथा हारोप ड्रोन से लेकर बाराक एंटी मिसाइल रक्षा प्रणालियों और स्पाइडर विमान भेदी मिसाइल प्रणाली शामिल है। राइट। ठीक है। भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय तथा रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह JWG की 15वीं बैठक में दोनों देश सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक व्यापक 10 वर्षीय रोड मैप तैयार करने हेतु एक टॉस्क फोर्स बनाने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे इसके सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, कथन है, यह किसी को भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सर्वोत्तम रूप से सॉफ्टवेयर को संशोधित करने की अनुमति देता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों ही कथन हमारे सही हैं इसमें। ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो अपने सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है। ठीक है, अपने सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कथन हमारा सही है। जो
इसे अपने मूल अधिकारों के साथ उपयोग, संशोधन और वितरण के लिए उपलब्ध कराता है। ठीक है। सोर्स कोड सॉफ्टवेयर का वह हिस्सा है जिसे अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता कभी नहीं देखते हैं। इस कोड का प्रयोग कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्राम या एप्लीकेशन के व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु हेरफेर के लिए किया जाता है। जो प्रोग्रामर होते हैं वो प्रोग्राम और एप्लीकेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं। OSS में आमतौर पर एक लाइसेंस शामिल होता है जो प्रोग्रामर को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे सुलभ तरीके से सॉफ्टवेयर को संशोधित करने की अनुमति देता है और यह नियंत्रित करता है कि सॉफ्टवेयर कैसे वितरित किया जाता है। राइट। सोर्स कोड को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराने का विचार वर्ष 1983 में MIT के एक प्रोग्रामर रिचर्ड स्टॉलमैन द्वारा अनौपचारिक रूप से स्थापित एक वैचारिक आंदोलन का उत्पन्न हुआ था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में चर्चा में रहे एक्वामेशन का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? फर्स्ट है ज्वलनशील दाह संस्कार, केवल पानी में उपयोग से पौधे उगाना, खेतों में बढ़ता मत्स्य पालन, आकाशीय पिंडों से पानी निकालना। तो राइट आंसर है ए, ज्वलनशील दाह संस्कार। ठीक है। एक्वामेशन क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृतक के शरीर को कुछ घंटों के लिए पानी और एक मजबूत क्षार के मिश्रण के एक दबाव वाले धातु के सिलेंडर में डुबोया जाता है और लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। सरल जल प्रवाह, तापमान और क्षारीयता का संयोजन कार्बन पदार्थों के टूटने पर जोर देता है। यह प्रक्रिया हड्डी के टुकड़े और एक तटस्थ तरल छोड़ती है जिसे प्रवाह कहा जाता है। ठीक है। बहिर्स्राव निष्फल होता है और इसमें लवण, शर्करा, अमीनो अम्ल तथा पेप्टाइड होते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोई DNA नहीं बचता। ठीक है। कोई इसमें DNA नहीं बचता है इस प्रोसेस होने के बाद। एक्वामेशन की प्रक्रिया में आग से 5 गुना कम ऊर्जा का उपयोग होता है। यह दाह संस्कार के दौरान उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को भी लगभग 35% कम कर देता है। इस प्रक्रिया को क्षारीय हाइड्रोलिसिस भी कहा जाता है और क्रीमेशन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका केना, ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है के द्वारा ज्वलनशील दाह संस्कार को फ्लेमलेस क्रीमेशन भी कहते हैं। ठीक है। इसको एक्वामेशन, क्षारीय हाइड्रोलिसिस और फ्लेमलेस क्रीमेशन भी कहा जाता है। ठीक है। तीनों नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संघ की राजभाषा ब्राह्मी लिपि में हिंदी होगी। दूसरा कथन है, संविधान अंग्रेजी को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की प्राथमिक भाषा के रूप में मान्यता देता है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें से केवल 2 कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही है। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में प्रावधान है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। इसमें फर्स्ट क्या था? जो कथन फर्स्ट था क्या था कि भारतीय संघ की राजभाषा ब्राह्मी लिपि में हिंदी होगी। ठीक है। ब्राह्मी लिपि में नहीं है। राइट। अनुच्छेद 348(1) का ए, जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करती, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही अंग्रेजी में आयोजित की जाएंगी। ठीक है। इसीलिए संविधान इस चेतावनी के साथ अंग्रेजी को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की प्राथमिक भाषा के रूप में मान्यता देता है
कि भले ही उच्च न्यायालयों की कार्रवाई में किसी अन्य भाषा का उपयोग किया जाए, लेकिन उच्च न्यायालयों के निर्णय अंग्रेजी में दिए जाने चाहिए। इसलिए जो दूसरा कथन है वो सही है, पहला कथन सही नहीं है। ठीक है। चीता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी जानवर है जो कि अति शिकार के कारण भारत में विलुप्त हो गया है। दूसरा है, अफ्रीकी चीता आकार में एशियाई चीता से बड़ा होता है। तीसरा है, अफ्रीकी और एशियाई चीता दोनों को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो केवल 1 और 2 ही इसमें सही हैं, तीसरा कथन गलत है। ठीक है। हाल ही में एक केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारत में चीते की पुनः वापसी हेतु कार्य योजना शुरू की है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 50 चीतों को लाया जाएगा। बड़े मांसाहारी जानवरों को पुनः प्रस्तुत करने को विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के बहाल करने की रणनीति के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। चीता बड़ी बिल्ली प्रजातियों में सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है, जिनके पूर्वजों की उत्पत्ति को 5 मिलियन से अधिक वर्षों से मियोसीन युग में देखा गया। ठीक है। चीता दुनिया का सबसे तेज भूमि स्तनपायी भी है, जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। अफ्रीकी चीता एशियाई चीता की तुलना में आकार में बड़ा होता है। शरीर पर बहुत अधिक फर, छोटा सिर व लंबी गर्दन, आमतौर पर इनकी आंखें लाल होती हैं और ये प्रायः बिल्ली के समान दिखते हैं। अफ्रीकी चीता को IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि एशियाई चीता को अति संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसलिए थर्ड कथन गलत है, क्योंकि उसमें दोनों को क्या लिखा था कि अफ्रीकी और एशियाई चीता दोनों को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। अफ्रीकी को नहीं किया गया है, एशियाई चीता को संकटग्रस्त सूची में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, सी ड्रैगन 22 अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास और चर्चा करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। यह भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। कौन सा कथन इसमें से सही है? तो सिर्फ पहला कथन इसमें सही है, दूसरा कथन गलत है। ठीक है। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ प्रशांत महासागर में US सी ड्रैगन 22 अभ्यास शुरू हुआ। सी ड्रैगन एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास व चर्चा करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। चीन के साथ कुछ देशों के तनावपूर्ण संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में PLA नौसेना के बढ़ते प्रयासों के मद्देनज़र यह अभ्यास महत्व रखता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत प्रसाद पर राष्ट्रीय मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा चिन्हित तीर्थ स्थानों के समग्र विकास के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य स्थानीय संस्कृति, कला, व्यंजन, हस्तशिल्प आदि को बढ़ावा देना है,
ताकि चिन्हित स्थानों पर आजीविका का सृजन किया जा सके। ठीक है, तो कौन सा कथन इसमें से सही है? केवल 2, सिर्फ सेकंड वाला कथन इसमें सही है, पहला वाला कथन गलत है। प्रसाद योजना क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन और आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव के लिए तीर्थ यात्रा पर्यटन का उपयोग करना, तीर्थ स्थलों के विकास में गरीब समर्थक पर्यटक अवधारणा और समुदाय आधारित विकास का पालन करना, धार्मिक स्थलों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को विकसित करके पर्यटकों के आकर्षण को स्थायी रूप से बढ़ावा देना, बेहतर जीवन स्तर, आय के स्रोतों में वृद्धि और क्षेत्र के समग्र विकास के संदर्भ में स्थायी समुदायों के उनके लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, जागरूकता फैलाना। तो ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगेंगे और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।